हेलो दोस्तों। तो आज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर मास्टर में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं चिप्स हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उसे लिखने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को किसने लिखा है, तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो यह पाठ की जो पूछा जाएगा कि विद्या यानी कि यह पाठ क्या चीज़ है, तो आपको बताना है क्या, निबंध। ठीक है, क्या बताना है आपको, निबंध। तो ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो पहला नंबर प्रश्न आपका है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक लाइक जरूर से जरूर करें, और तो और वीडियो को एंड तक देखने का कोशिश करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको कम से कम 2-4 नंबर कहाँ से एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर से लगभग ही 2-4-5 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो यह हम लोग अपनी भाषा में, यह जो बना रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन आंसर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी भाषा में, क्या है, अपनी भाषा है में, अपनी भाषा में है, ये हमारी अपनी भाषा में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो जैसे कि आप लोग देखिए कि उत्तर में क्या लिखा है कि लेखक द्वारा जाति प्रथा को विडंबना माना जाता है। कहा जा रहा है कि जो लेखक होते हैं ना इस चैप्टर के, भीमराव अम्बेडकर जी, वो क्या मानते हैं, जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठेगा कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को क्या बताना है, विडंबना जिसका अर्थ क्या होता है, उपहास या मजाक, उपहास या मजाक होता है। बच्चों आपको इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें आप लोग को हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पढ़ाई आप लोग को करा दिया जा चुका है। तो आप लोग क्या करना है कि वहाँ से उस चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों को, तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर को करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सही से हो ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हम लोग तो कर रहे हैं, इससे पहले आप वीडियो को जा कर के देख लो। तो यदि आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो बता देना। यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ अच्छी तरीके से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसा कि देखिए अब क्या कह रहा है कि लेखक द्वारा जाति प्रथा को मजाक का विषय इसलिए कहा जाता है। तो जो लेखक है ना वह क्या कहते हैं कि जाति प्रथा को मजाक का विषय मानते हैं, क्यों, तो क्योंकि आज के समय में शिक्षा और सभ्यता, यह है शिक्षा और सभ्यता का ज्ञान हो जाने पर भी क्या हो रहा है, आज जाति प्रथा को समर्थन देने वालों की कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि आज के समय में लेखक बता रहे हैं कि आज का जो टाइम आ चुका है ना उसमें क्या हो गया है, शिक्षा तो लोगों को मिल रहा है, सभ्यता का भी विकास हो चुका है, उन सभी का ज्ञान क्या हो गया है, लोगों को मिल चुका है, विकसित हो चुका है उनमें। लेकिन क्या हो रहा है कि आज भी जातिवाद के जो पोषक है, जाति प्रथा को समर्थन करने वाले, उसकी कोई कमी आज के समाज में नहीं है। तो वही कह रहे हैं। तो इसका स्वरूप अब पूछा जा रहा था आपको सेकेंड पार्ट में, इसमें क्या कि विडंबना का स्वरूप क्या है। तो अब देखिए इसका आंसर, इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन या काम करने वाले लोगों का क्या होता है, विभाजन करती है। जो विडंबना का स्वरूप है वह क्या करती है, श्रमिकों का विभाजन करती है और जाति विभाजन भी करती है, यानी दोनों काम करती है। यह क्या विडंबना का स्वरूप यही कह रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हो। तो हम लोग बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक है वह उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दोस्तों आपको उत्तर में बताना है कि
प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जातिवाद के पोषकों या उन्हें समर्थन करने वाले लोगों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जो इसमें बताया जा रहा है कि इस पाठ में क्या हो रहा है कि जातिवाद के जो पोषक होंगे ना, वो क्या या समर्थन करने वाले वो क्या करते हैं, कुछ तर्क देते हैं। तो अब लेख हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या तर्क देते हैं। कि वह तर्क यह देते हैं कि किसी व्यक्ति विषय के बारे में बताया जा रहा है आपको कि यह लोहार, चमार, नाई या हजाम है, तो वह क्या करेगा, उसी कामों को करने में क्या अभिरुचि रख सकता है। उसे अधिक से अधिक ज्ञान मिल सकता है, किससे, उसके पूर्वजों से। कि कामों को ही करना उसके लिए क्या कहा जा रहा है, सही करना। कि अपने पूर्वजों के कामों यानी कि माता पिता के द्वारा किए गए कार्य को ही करना चाहिए, वो जातिवाद के पोषक उन्हें कहते हैं। क्योंकि इन्हें तो क्या कह रहा है कि क्योंकि इन्हें अपने पूर्वजों से ही इस काम उस काम के विषय में क्या हो, अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए, ऐसा कहते हैं जातिवाद के पोषक। जिससे क्या हो कि वह उस काम को अधिक से अधिक कर सकता है, अभिरुचि रखेगा। लेकिन यह बात कही गई सत्य नहीं है। तो हमारा ये दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यदि आप लोग को कोई वीडियो में दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करना। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट देखता हूँ और उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का भी आप ले सकते हो। जैसा कि आपका दूसरा नंबर प्रश्न में है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए कि जाति या जाति प्रथा को यदि भारतीय समाज में श्रम विभाजन मान लिया जाए, कहा जा रहा है कि जाति या जाति प्रथा को यदि हमारे भारतीय समाज में क्या हो, श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, सो हम लोग जानेंगे अब। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जो यह कोई भी मनुष्य होता है ना, उसकी रुचि पर यह क्या होता है, आधारित नहीं होता है। इसीलिए जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। आपका आंसर यहाँ तक हो गया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार और देख लो। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो दोस्तों, इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कहे जाने का कारण यह है कि, तो क्या कहने का इसका कारण है, बेरोजगारी कहने का क्या कारण है, जाति प्रथा को बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार क्यों ठहराया जा रहा है, तो यह कारण आपको बताया जा रहा है। क्योंकि जातिवाद के जो होते हैं ना पोषक या समर्थन देने वाले लोग द्वारा यह कहा जाता है कि यह कोई भी जाति का हो सकता है, लोहार, हजाम ये सब हो सकता है। का बेटा है तो यह हजाम है तो हजाम का नाई का काम करेगा, लोहार है तो लोहारी का काम करेगा, कि कामों को ही करेगा। भले ही वह व्यक्ति किसी और कामों को करने में क्या हो, रुचि रखता हो या फिर उसे क्या हो, इच्छा रखता हो, और वह उस काम को करने में क्या हो, उस काम को करने के लायक हो, उसमें क्वालिटी अच्छा हो, उस काम को वह अच्छा तरीके से कर सकता हो, लेकिन उसे अपने पेशे के बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यही कारणों से क्या हो रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। यही आपको आंसर में लिखना है। कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैंने बस लिखा है। आपको लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन इसे समझ जाइएगा ना तो आप लोग बहुत ईजिली तरीके से बता दीजिएगा। तो आपको क्या कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो यही जातिवाद के जो पोषक कहते हैं, समर्थन देते हैं कि ये फलाने जाति का है, ये चिलाने जाति का है, तो यह अपने पूर्वजों के कामों को ही करेगा, जिससे क्या हो, उसमें अधिक से अधिक जानकारी उस काम के विषय में आ जाए। यही बात सब कहता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग क्या करता है, अपने
कामों को बदल नहीं सकता है, और रुचि होने के कारण वह उस काम को कर रुचि नहीं होने पर भी क्या करता है, अपने पैतृक पेशे को ही क्या करता है, अपनाए रहता है। यही बात है कि आज हमारा भारत क्या है, बेरोजगारी की झेल झेल रहा है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्तों, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। जो लेखक है वह आज के उद्योगों में में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न 2 नंबर में बाबू पूछा जाए, तो आप यहाँ तक लिख करके छोड़ देना है। इसके आंसर को कहाँ तक छोड़ देना है, यहाँ तक। यदि आपको 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको क्या करना है कि ये तो लिखना ही इतना तक कि आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना जाता है। इसका कारण यह है कि तो जो मैंने 3 नंबर में प्रश्न में जो आपको बताया है ना, वही आपको उसके साथ जोड़ करके लिख देना है। तो ये आपका 5 नंबर वाला प्रश्न बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर प्रश्न, कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। जो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को बेहतर माना है, तो देखिए उसका उत्तर क्या लिखा है कि लेखक द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को क्या माना है, आवश्यक माना है। आपका आंसर क्या हो गया, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को आवश्यक माना है। दोस्तों, मैंने इसे दोबारा रिपीट किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न थोड़ा इजीली है, तो आप इसे अच्छी तरीके से अब भी याद कर सकते हो। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और एक दो बार इस प्रश्न को बोलो और प्रश्न के साथ साथ उत्तर को भी बोलो, आपको याद पक्का हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की में आदर्श समाज कैसा होगा। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में क्या होगा, जो आदर्श समाज कैसा होगा, सो आपको बताना है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होगा। क्या होगा यह जो आदर्श समाज होगा, वह क्या किस चीज़ पे आधारित होगा, स्वतंत्रता, समानता या समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। आपका आंसर ये हो गया करेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। दोस्तों, यह आपका 1 नंबर वाला प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यह श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, यह आपको बता देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यदि 2 नंबर में पूछता है तो आप 2 नंबर में भी इसे लिखते हैं, तो आपको नंबर 100% मिलने वाला है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। दोस्तों, आपको HW क्वेश्चन में दिया गया है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या-क्या थी? जो जातिवाद के पक्ष में कुछ तर्क दिया गया था, उसमें लेखक को क्या आपत्तियाँ थी, वो आपको बताना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकते हो। लेखक ने पाठ लेखक ने इस पाठ में किन-किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है? तो आपको इसका आंसर बताना है। हो सके तो, नहीं तो मैं इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपको बता दूंगा। यदि आप लोग से ना बने तो आप लोग ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो हम लोग बता आपका भाई तो जिंदाबाद है। अपने भाई को कमेंट में बताना कि हाँ सर भैया, ये मेरा क्वेश्चन नहीं बना है। और ये वीडियो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन टाइप में या सब्जेक्टिव टाइप में आप इसे समझ सकते हो। तो देखो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये प्रश्न का उत्तर जो लोग भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उन्हें उनका नाम हम लोग क्या करेंगे, अगला लेक्चर में उनका नाम लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपना नाम अगला लेक्चर में यूट्यूब पे बुलवाना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और साथ ही साथ अपना नाम भी बताइएगा कि किस बच्चे ने इसका आंसर दिया है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तो और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर दे जाएँ, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।